Hello everyone, in today's 12th Commerce OC lecture, we are in chapter number 4, Business Services, and currently we have completed with banking, insurance, and that particular insurance chapter we have taken life insurance, marine insurance, as well as fire insurance. Now let us move ahead. So next topic in front of us is transportation. Currently, due to COVID-19, whatever reduction in syllabus they have mentioned, so transport and communication fall under that part. That means it is omitted for the current year. But then as well, we will quickly go through this thing. हमें इस particular coming exam में ये particular जो topic है transport और communication ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, due to reduction in the portion. But फिर भी actually तो कैसा है, ये particular topic होना भी नहीं चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये इतना बेसिक इतना सिंपल है, ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट बाय देयर ओन कर सकते हैं. ओके, तो क्या है, देखो ट्रांसपोर्टेशन में मैं एकदम क्विकली, आई मे नॉट टेक मोर देन 20 to 25 मिनट्स. तो देखो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज क्या बता दिया गया, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है. कौन सी यूटिलिटी? प्लेस यूटिलिटी. और ट्रांसपोर्ट में हम किसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम पीपल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एनिमल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो ये ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या क्या है? तो मोड है रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और फिर उसके बाद करंटली जो अभी न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है वो है मोनोरेल एंड मेट्रो. रोप वेज, जो रस्सी के द्वारा हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम, आपने देखा होगा जो माउंटेन एरिया रहता है वहां पर रोप वे के थ्रू जाते हैं. फिर पाइपलाइंस है, तो पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट, हम लोग वाटर का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन की, या जो ऑयल है, ऑयल हमें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है तो कई बार वो पाइपलाइन के थ्रू भी सप्लाई किया जाता है, ठीक है ना. तो रोड ट्रांसपोर्ट, उसमें हम देखेंगे तो रोडवेज का जो इस्तेमाल होता है उसके अंदर एडवांटेजेस क्या है कि ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लेक्सिबल है, कभी भी आप अपनी जर्नी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब आपको फिर कैसा हो जाता है, एक डोर से आप अपने घर से दूसरे के घर तक बाय रोडवेज पहुंच सकते हैं, जबकि ये बाय रेलवेज पॉसिबल नहीं हो पाता. आपको स्टेशन टू स्टेशन वहां पर सर्विसेज मिलती है. डिसएडवांटेज क्या है, आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर इंकर करने पड़ते हैं रोडवेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है. तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आप रीड करेंगे तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड. फिर देखो है रेल ट्रांसपोर्ट. तो रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज वेरी मच चीप, और आज की तारीख में मुंबई जैसे शहर में हम देख रहे हैं कि रेलवेज आर कॉल्ड एज लाइफलाइन ऑफ दी मुंबई, है ना. कोविड-19 जब से स्प्रेड हुआ है और लॉकडाउन में रेलवेज बंद हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया है, बंद हो गया है. तो ऐसा सिचुएशन है रेलवेज का. तो रेलवेज का इंडिया में एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. पहले रेलवेज के लिए अलग से बजट पास होता था, बट अभी कंबाइंड बजट में वो भी प्रोवाइड कर दिया जाता है. तो रेलवे के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको एक बार क्विकली क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है. फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट, क्विकेस्ट बट कॉस्टलीस्ट, है ना. क्विक है, तुरंत डिलीवरी देता है, बट कॉस्टली भी है. तो यहाँ पर पैसेंजर्स हो या गुड्स हो, उसका जो सप्लाई है वो क्विक मोड में प्रोवाइड किया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बराबर है. तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये एक बार आप गो थ्रू कर लें, पढ़ लें. वाटर ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो सी एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसमें जो भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोग वर्कआउट करते हैं. प्लस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम ज्यादातर करते हैं, गुड्स को कम से कम कॉस्ट में पहुंचाने का काम करते हैं, इट इज पॉसिबल थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना. तो वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बहुत ही अहम हिस्सा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, क्योंकि अगर आपको चीप लेवल पे गुड्स को दूसरी कंट्री में सप्लाई करना है तो आप एयरवेज को यूज नहीं कर सकते.
एयरवेज आपको क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। तो वाटर ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा मोड है जो आपका कम कैरेज कॉस्ट में आपके गुड्स को वहां तक सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। मोनो रेल और मेट्रो, तो करंटली जो भी अर्बन एरियाज हैं वहां पर ये मोनो रेल और मेट्रो की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। आपको मुंबई में भी मालूम है कि बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑलरेडी जो मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो हमने देखा है कि घाटकोपर स्टेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और आप लोग में से भी कई लोगों ने इसमें ट्रैवल किया होगा। तो मोनो रेल है और दूसरा जो सॉरी मेट्रो है, और मोनो रेल जो है वो चेंबूर साइड का जो एरिया है हार्बर लाइन, उस तरफ कुछ पर्टिकुलर स्टेशन पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये भी क्या है, पॉल्यूशन इससे कम होता है, दो इट इज लिटिल बिट कॉस्टली, लिटिल कॉस्टली नॉट मोर, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये बाकी सब अगर लोकल ट्रेन से कंपेयर करें तो ये कॉस्टली है, बट बाकी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उससे कंपेयर करें तो बहुत ही चीप है, सस्ता है। तो मोनोरेल और मेट्रो रेल पॉल्यूशन को कम करने में मदद करता है, क्विकली पैसेंजर्स को पहुंचा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोपवे। रोपवे जैसा कि मैंने बताया, रस्सियों के द्वारा, चाहे वो केबल हो, वायर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल किया गया हो, तो उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, तो वैली होगा या कोई रिवर होगा जिसको हम लोग को क्या करना है, पार करना है, तो रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर बताया रायगढ़ रोपवे एट रायगढ़ फोर्ट, फिर रोपवे एट सनमार्ग इन श्रीनगर। तो ऐसे रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव पाइपलाइन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड गुड्स थ्रू अ पाइप, मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस। इस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम एग्जिस्ट फॉर सीवेज, स्लरी और वाटर, वाइल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क आर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो वेस्टेज वगैरह है, सीवेज वगैरह है ना, जो आप बोलते हैं कि गंदा पानी जो निकालना है शहर के इलाकों से, उसके लिए भी ये जो पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है, या वाटर के सप्लाई के लिए भी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के सप्लाई के लिए पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है वो है वेयर हाउसिंग। विच वन? वेयर हाउसिंग, ठीक है। सो व्हाट इज वेयर हाउसिंग? तो देखो यहाँ पर एक इमेज दिया है, पिक्चर दिया है कि बहुत बड़ा एक हॉल है, और हॉल के अंदर क्या रखा हुआ है, प्रोडक्ट रखे हुए हैं, प्रॉपर पैक करके रखे हुए हैं, राइट। तो ऐसा ही होता है वेयर हाउस। अब डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप का वेयर हाउस हो सकता है, जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखने वाले हैं। तो वेयर हाउस होता क्या है, हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं टाइम यूटिलिटी। विच यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी। हाउ वी क्रिएट टाइम यूटिलिटी? फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन टू द पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टाइम गैप होता है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिल करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसका सीजनल प्रोडक्शन होता है। कैसा प्रोडक्शन होता है? सीजनल, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ईयर होते रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर वो अवेलेबल कराना है, इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। जैसे बहुत सारे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, है कि नहीं, तो इसको ज्यादा समय तक अगर हमको प्रिजर्व करके रखना है तो ये जो वेयर हाउस है ये हमारे काम में आते हैं। उसके अलावा जो फूड ग्रेन्स वगैरह है, थ्रू आउट द ईयर जिनका सप्लाई बना रहना चाहिए, उसको भी अगर हमको स्टोर करना है तो स्टोरेज हम कहाँ करते हैं, वेयर हाउसिंग में करते हैं। तो वेयर हाउसिंग हमको रेगुलर सप्लाई की गारंटी देता है ना। अगर आप कोई चीज को स्टोर करके रखें तो आपको पता रहेगा कि रेगुलर उस चीज का क्या होता रहेगा, सप्लाई मिलता रहेगा। अदरवाइज आपने वेयर हाउस करके नहीं रखा है, इसको स्टोर करके नहीं रखा है, तो ये सप्लाई चेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जितना मार्केट में डिमांड है उतना गुड्स पहुंच पाता नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? लेट अस रीड दिस मीनिंग। Warehousing refers to storage. Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activity which are connected with storage and preserving of goods. तो देखो यहाँ पर दोनों चीज बोला है ना।
not only storage but all those activities which are connected with storage and प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी पड़े वो सब वेयर हाउसिंग में आ जाती है। तो वेयर हाउसिंग का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है एक शेड लगा दिया और आपने सामान रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जो टाइप के प्रोडक्ट है, अगर देखो पेरिशेबल प्रोडक्ट है जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, तो इनको डीप फ्रीज एनवायरमेंट चाहिए। कैसा एनवायरमेंट चाहिए? डीप फ्रीज एनवायरमेंट, है कि नहीं? तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट लेकर के आना है तो वो एनवायरमेंट वैसा वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, ये वेयर हाउसिंग की जवाबदारी है। तो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट स्टोरेज, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिजर्विंग, है ना, प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो भी प्रिजर्वेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसको भी हम वेयर हाउसिंग में काउंट करते हैं। इट इज अ मीन ऑफ स्टोरिंग। अच्छा, ये मीन का मतलब यहां पर क्या हो जाता है? मीन मीन्स रिसोर्सेस, है ना। इट इज मीन ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। वेयर हाउसिंग can be defined as a group of activity connected with the storing and preserving of stored goods from the time of production till the time of consumption। तो warehousing यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जब से गुड्स प्रोड्यूस हुआ है और जब वो कंज्यूम होगा, दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, इस गैप में उसको क्या करना है? स्टोर करना है और प्रिजर्व करना है। ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसे क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। ओके, सो डेफिनेशन देखो हमारे सामने है, एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के स्टोरेज और एक्यूमुलेशन, जमाव के लिए, है ना, गुड्स सब जमा करना है। तो ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जहां पर होता है उसे हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग क्रिएट टाइम यूटिलिटी। क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे देखो सीजनल प्रोडक्ट में मैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले लूं, अगर उनका कोई सीजन है, टोमेटो का सीजन है, तो सीजन में क्या होता है? मास प्रोडक्शन होता है। और मास प्रोडक्शन हुआ तो मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको मालूम है सप्लाई जब बढ़ेगा, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं और उतना मार्केट में डिमांड नहीं है, तो प्राइस विल फॉल। ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बेटर प्राइस फेच नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहां पर किसानों को लॉस होगा। दूसरी चीज, अगर उस टाइम पर उसको प्रिजर्व नहीं किया गया तो जितना बिका उतना बिका, जो नहीं बिका वो माल खराब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वेयर हाउसिंग। आप सीजनल प्रोडक्ट को स्टोर कर दो और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करो। तो मार्केट में हम एक इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाएंगे डिमांड और सप्लाई के। जैसे जैसे डिमांड आ रहा है वैसे वैसे आप सप्लाई करो, और बाकी का प्रोडक्ट आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इससे क्या होगा? मार्केट में प्राइस स्टेबल होगा। मार्केट में प्राइस स्टेबल होगा, प्रोडक्ट का नुकसान नहीं होगा, प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। प्रिजर्व करके रखेंगे, किसानों को अच्छा प्राइस मिलेगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं अगर आप वेयर हाउसिंग करके रखते हैं। तो फंक्शंस में देख लेते हैं कि ये जो वेयर हाउस है पर्टिकुलरली क्या काम करते हैं। सबसे पहला हमने जो देखा है, इट इज स्टोरेज। इट इज व्हाट? स्टोरेज। दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। स्टोरेज क्या है? बेसिक फंक्शन। मतलब सबसे पहला काम वेयर हाउसिंग का क्या होता है? स्टोर करना, गुड्स के लिए स्पेस क्रिएट करना। ये गुड्स आपको रखना है तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अगर गुड्स ऐसा है कि उसको ओपन एरिया में नहीं रखा जाता तो उसका शेड होना चाहिए, है कि नहीं? तो जो भी प्रोटेक्शन चाहिए वो वेयर हाउस में उस पर्टिकुलर गुड्स को मिलेगा। सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस। ऐसे जो कमोडिटी है जो सरप्लस हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं, तो उसको स्टोर करने का काम यहां पर किया जाता है। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। कस्टमर को जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे धीरे धीरे सप्लाई किया जाएगा। यस, तो ये स्टोरेज की फैसिलिटी होती है। नंबर 2, प्राइस स्टेबलाइजेशन। अभी अभी जो मैंने बात की आपको, अगर वेयर हाउस नहीं होते, फॉर एग्जांपल देखो जैसे मिल्क है, अभी मिल्क का
लाइफ कितना है। अगर आपने काऊ से, बफेलो से मिल्क ड्रॉ किया है और उसे आप रखते हैं, है ना, घर में भी जैसे हम लोग मिल्क रखते हैं, तो उसे बार बार आफ्टर 4 to 5 आवर्स क्या करना पड़ता है आपको, हीट करना पड़ता है, एक सही तापमान पर उसको गर्म करना पड़ता है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 2 days 3 days तक रख सकते हैं। इधर और क्या कर सकते हैं, आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, डीप फ्रीज करके रख सकते हैं, तो वो 5-6 दिन और चल सकता है। तो जिसके घर में ये स्टोरिंग फैसिलिटी नहीं है ना, जैसे अभी हमारे गरीब किसान हैं, उन्होंने मिल्क ले लिया और सामने वो बेचना चाहते हैं, और सामने वाला साहूकार अगर वो खरीदता नहीं है तो मिल्क तो वैसे भी वेस्ट हो जाएगा। तो उनके पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं होती, साहूकार या जो भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन है उसको वो कम प्राइस में सेल करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। बट देखो अमूल जैसी कंपनी है, अमूल जैसी कंपनी ने क्या किया, मिल्क का पेस्चराइजेशन स्टार्ट किया, उसका स्टोरिंग स्टार्ट किया, वेयर हाउसिंग स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो गरीब किसान हैं उनको बेटर प्राइस मिल पाता है। वो भी मिल्क को क्या कर सकते हैं, कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, प्राइस स्टेबलाइज, मतलब जो पर्टिकुलर प्राइस रियली मिलना चाहिए वे फार्मर्स को, वो पर्टिकुलर प्राइस मिलता है। तो अगर सप्लाई एक ही समय पर बहुत ज्यादा हो जाए तो मार्केट में उतनी डिमांड नहीं होगी, तो प्राइस विल फॉल, प्राइस विल फॉल। बराबर है। सपोज आपने गुड्स स्टोर करके नहीं रखे, तो जब सीजन था तब तो बहुत प्रोडक्शन हुआ, और बहुत प्रोडक्शन हुआ, मार्केट में सप्लाई कर दिया। अब इतना ज्यादा सप्लाई होने की वजह से मैंने क्या बताया, प्राइस विल फॉल, कम प्राइस में चला गया, और कम प्राइस में बिक गया, खत्म हो गया, आपने स्टोर नहीं किया। और जब सीजन चला गया, कंज्यूम भी हो गया, उसके बाद जब पब्लिक डिमांड करेगी एंड यू डोंट हैव दैट प्रोडक्ट, तो ये गैप क्रिएट हो जाएगा। डिमांड इज मोर, सप्लाई इज जीरो। तो जो प्रोडक्ट पहले 20 रुपीज में मिलता था, अब वो 100 रुपीज तक पहुंच जाएगा। जस्ट लाइक अनियन, कभी कभी अनियन का प्राइस हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि उतना स्टोरेज नहीं है, वो सप्लाई नहीं है। तो यहां पर प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए कि प्राइस गिरे ना और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े भी ना, वेयरहाउसिंग इज वेरी मच नेसेसरी। Warehouse plays an important role in the process of price stabilization. It is achieved by, किसके थ्रू अचीव किया जाता है, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। क्या क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इन वेयरहाउस यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इज केप्ट। हम लोग बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में वेयरहाउस में गुड्स रखते हैं। Whenever there is shortage in the market and goods can be immediately supplied through warehouses, जब भी शॉर्टेज होती है मार्केट में, डिमांड बढ़ गया, शॉर्टेज आ गई, तो आप क्या करते हैं, गुड्स सप्लाई कर देते हैं, which will help in price stabilization to avoid rise in price due to the demand and supply differences। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस रहता है, इस डिफरेंस को कम किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने अगर वेयरहाउस करके रखा है तो सही समय पर गुड्स को वहां पर हम पहुंचा देंगे, तो मार्केट में प्राइस इंक्रीज भी नहीं होगा बहुत ज्यादा और डिक्रीज भी नहीं होगा बहुत ज्यादा। गेटिंग इट एवरीवन, कळलं का सगळ्यांना? पॉइंट नंबर 3, रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। When the goods are stored in warehouse, they are exposed to many risks in the form of theft, deterioration, fire, etc. क्या बता दिया? When the goods are stored in warehouse, जब आपने गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करके रखा है तो वहां पर भी बहुत रिस्क है, जैसे चोरी हो सकता है, गुड्स खराब हो सकता है, या आग लग जाएगी तो पूरा गुड्स जल जाएगा। warehouses are constructed in such a way that they minimize this risk। तो वेयरहाउस को ऐसे बनाया जाता है ताकि रिस्क को कम से कम किया जा सके। A warehouse keeper has to take the reasonable care of the goods and safeguard them against various risks। तो ये जवाबदारी किसकी हो जाती है, वेयरहाउस कीपर की, कि वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रिकॉशंस ले, वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वहां पर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा कोई इवेंट ना हो, थेफ्ट ना हो, फायर अकर ना हो, जिससे गुड्स क्या हो जाए, चोरी हो जाए, जल जाए, खराब हो जाए। फॉर एनी लॉस और डैमेज
sustained by goods, warehouse keeper shall be liable to the owner of the goods. अगर गुड्स को कुछ हुआ, नुकसान हुआ, तो ये जो वेयरहाउस का ओनर है, वेयरहाउस कीपर है, वो गुड्स के ओनर के लिए लायबल हो जाता है, उसको उसकी भरपाई करके देनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाता है, जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है वो टेंशन फ्री हो जाता है कि मैंने एक बार मेरा गुड्स क्या कर दिया, वहां पर स्टोर कर दिया, है ना? तो ये जवाबदारी किसकी है अभी? वेयरहाउस कीपर की। मेरी अभी कोई जवाबदारी नहीं। चोरी होगा तो मुझको पैसा भर के कौन देगा? ये जो शॉपकीपर, वेयरहाउस कीपर है वो देगा, ठीक है? तो हमारा रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग, loans can be raised from the warehouse keeper or from financial institutions against the goods stored by the owner। ये क्या बात हो गई? सपोज मेरे पास 20 लाख रुपीस का स्टॉक है। कितने लाख रुपीस का? 20 लाख रुपीस का। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना एक जगह पे क्या कर देता हूं, वेयर हाउस करवा देता हूं। अभी वेयर हाउसिंग में दे दिया तो मुझको वेयर हाउस कीपर एक वेयर हाउस रिसिप्ट देता है। क्या देता है? रिसिप्ट। उस रिसिप्ट में सब डिटेल लिखा रहता है कि कौन सा गुड्स है, क्या क्वालिटी का है, कितने अमाउंट का है, सब लिखा रहता है। अब मैं चाहूं तो इस रिसीट के अगेंस्ट में लोन ले सकता हूं। किससे? बैंक से। तो मैं ये रिसीट बैंक में क्या कर दूंगा, जमा करा दूंगा, मॉर्गेज रख दूंगा कि भाई देखो मेरे पास 20 लाख रुपए का क्या स्टॉक है, इसके बदले में मुझे लोन चाहिए। कितने का दोस्त दे सकते हो? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, है ना? एक मार्जिन रख करके बैंक मुझे क्या देगा? लोन देगा। और ये रिसीट मुझे बैंक में मॉर्गेज रखना पड़ेगा, हाइपोथेकेट करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं पैसा ना दे पाऊं तो ये स्टॉक किसका हो जाएगा? बैंक वालों का। बैंक वो स्टॉक बेच करके अपने पैसे ले लेगी। लेकिन एक फैसिलिटी तो मिली कम से कम, है कि नहीं? तो मेरा गुड्स कहां पर है? वेयर हाउस कीपर के पास। तो मैं सेफ हूं। क्यों सेफ हूं? उसका जो भी रिस्क है वो वेयर हाउस कीपर वाले का है। दूसरी बात, मुझे लोन लेना है तो ये रिसीट मैंने बैंक वाले को दे दी, तो वहां से मुझे लोन मिल गया। वेयर गुड्स एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर द वेयर हाउस कीपर और फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक सिक्योरिटी के जैसा है ना? आपने गुड्स जमा करा दिया, आपको उसके बदले पैसे मिल गए। In this manner, warehousing act as a source of finance for the businessman for meeting business operation। तो आपके जो दूसरे एक्टिविटी के लिए पैसे की जरूरत है, उस पैसे का रिक्वायरमेंट आपका यहां से पूरा हो सकता है। तो वेयरहाउसिंग हमें फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 5 इज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। Grading and packaging. Now, what is grading? Warehouses nowadays provide the facility of packing, processing and grading of goods। देखो पैकिंग क्या होता है? पैकिंग में आप क्या करते हैं? गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ले जी है, बिस्किट्स है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का रैपर लगाया जाता है, ठीक है ना? और फिर ट्रांसपोर्टेशन से बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में वो डैमेज ना हो जाए, तो उसको कार्टन्स में रखा जाता है कि नहीं? बॉक्सेस जो होते हैं कार्टन्स, उसके अंदर रखा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पैकिंग एंड पैकेजिंग। क्या बोलते हैं? पैकिंग एंड पैकेजिंग। तो यहां पर जो भी वेयरहाउसिंग आप कर रहे हो, तो वहां पर एक फैसिलिटी कौन सी मिलती है? पैकेजिंग की। दूसरा, आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। अभी सारे गुड्स वहां पर है, ठीक है ना? तो यहां पर आप उसको क्या कर सकते हो? प्रोसेस कर सकते हो। इन द सेंस, जैसे आपको एग्रीकल्चरल लैंड से वीट मिला है बहुत सारा। अभी वीट आपको क्या करना है? रिफाइन करना है ना? जो भी उसमें स्टोन है या जो भी मिट्टी उसके अंदर है, वो साफ करके आपको रिफाइंड वीट निकालना है। तो ये प्रोसेस कहाँ हो सकता है? वेयर हाउसिंग में हो सकता है। तो ऐसे वेरियस एक्टिविटीज प्रोडक्ट के साथ आप कहाँ कर सकते हो? वेयर हाउस में कर सकते हो। नंबर 3, ग्रेडिंग। आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग कर सकते हो, है ना? ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड। जो प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है उसके प्राइस आप ज्यादा लगाओगे, उसको डिफरेंट क्वालिटी में पैक करोगे, है कि? तो ये ग्रेडिंग भी की जाती है कहां पर? वेयर हाउस में। गुड्स कैन बी पैक्ड इन कन्वीनियंट साइज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओनर। जैसा ओनर ने बोला है उस हिसाब से गुड्स को पैक भी किया जाता है। ये सब हमको वेयर हाउसिंग में मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन। वेयरहाउस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू बल्क डिपॉजिटर। जो ऐसे डिपॉजिटर है ना, जो ह्यूज अमाउंट में जिन्होंने गुड्स रखा हुआ है, जिनका बहुत बड़ा अमाउंट का गुड्स रखा हुआ है, उनके लिए जो वेयरहाउस कीपर है वो ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है।
It collects goods from the place of production and also send goods to the place of delivery on the request of the owner. ओनर ने रिक्वेस्ट किया तो जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वहां से वो ला सकता है और जहां पर उसको डिलीवर करना है वहां पहुंचा भी सकता है। हाँ, ये काम वो फ्री में करेगा नहीं, कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेगा, ठीक है। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, तो दोनों यूटिलिटी ये क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी तो हमें पता है, साथ ही साथ जो प्लेस का रिक्वायरमेंट रहता है वो प्लेस यूटिलिटी भी ये क्रिएट करता है। Warehouses create time utility by preserving the goods till they are demanded. It also create place utility by providing the goods at the place where they are required. जहां पर goods required है वहां पर पहुंचा करके ये place utility भी create करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग अभी अभी हमने पढ़ा इस पर्टिकुलर पॉइंट में। Certain commodities are not consumed in the form they are produced. जैसे प्रोड्यूस हुआ है कुछ गुड्स को वैसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता है कि नहीं। जैसे देखो जो कैश्यू होता है, कैश्यू काजू, तो कैश्यू जो निकलता है ना तो उसका जो नट शेल होता है बहुत टफ रहता है, बहुत हार्ड रहता है। वो नट को ब्रेक करके उसमें से वो जो शेल होता है ना उसको ब्रेक करके काजू निकालना पड़ता है। तो ये जो काजू को निकालने का प्रोसेस है ये वेयरहाउसिंग में करते हैं। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। तो प्रोसेसिंग होने की वजह से फिर आप वो कैश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैडी इज पॉलिश्ड फ्रूट आर रिपेंड, ठीक है ना। तो कुछ पैडी है जिसे क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। फ्रूट्स है ना, उसको उसके छिलके निकाल करके रखने पड़ते हैं। Sometimes warehouses undertake such activities on behalf of the owner. कभी कभी ओनर बोलता है तो ये लोग वो काम भी करके देते हैं, बट ऑब्वियसली इट इज ऑन चार्जेबल बेसिस, मतलब उसके लिए कुछ चार्ज किया जाता है, फ्री में ये काम होता नहीं। तो कौन से टाइप के वेयरहाउस होते हैं, कौन से टाइप के वेयरहाउस होते हैं, टाइप्स देखेंगे तो पहला होता है प्राइवेट वेयरहाउस। अभी प्राइवेट वेयरहाउस मतलब आपका निजी है, आपको जो अपना सामान रखना है आप रखो, कोई दूसरा उसमें स्टॉक रख पाएगा नहीं। The private warehouse are owned and operated by big manufacturers or merchants to fulfill their own storage need. उनकी खुद की जो स्टोरेज की नीड है, उनको खुद जरूरत है, इसके लिए तो उन्होंने लिया हुआ है। Big business firms which need large storage capacity on a regular basis, who can afford money, construct and maintain their private warehouses. जिनके पास इतना पैसा है कि वो मेंटेन कर सकते हैं तो वो बनाते हैं वेयरहाउस। A big manufacturer or wholesaler may have a network of his own warehouses in different parts of the country. तो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ओनर्स हैं, कंट्री में बहुत जगह पर उनका खुद का क्या हो सकता है, वेयरहाउस हो सकता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला, प्राइवेट। दूसरा टाइप क्या है, पब्लिक वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस मतलब कोई भी जाकर के एक फीस पे करके अपने गुड्स को वहां जमा करा सकता है, उसको फैसिलिटी मिलेगी। A public warehouse is a specialized business established that provide storage facility to the general public for a certain charge. आपको कुछ फीस पे करना होगा और फिर आप अपने गुड्स वहां पर जमा करा सकते हो। It may be owned and operated by an individual or a cooperative society. ये कोई पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसने भी ओन किया हो सकता है, या कोई ग्रुप है उसने ओन किया हो सकता है, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने ओन किया हुआ हो सकता है। It works under a license from the government in accordance with the prescribed rules and regulations. तो इसको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने बताए हुए हैं गवर्नमेंट ने वो फॉलो करने पड़ते हैं। Public warehouses provide storage facility to small manufacturers and traders at low cost. कम कॉस्ट में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। These warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of the goods. ताकि ये सेफ रहे, वहां पर थेफ्ट अगर ना हो, फायर अगर ना हो, तो वहां पर उसके जो गार्ड है वो भी रहते हैं, उसकी सेफ्टी देखते रहते हैं। Public warehouses are generally located near the junctions of railways, highways and waterways. तो उसका जो जंक्शन होता है ज्यादातर वहां पर ये सब लोकेटेड होते हैं। Now the important type, bonded warehouse. Which warehouse? Bonded. Bonded warehouse are licensed by the government to accept imported goods for storage until the payment of the custom duty. तो ये स्पेसिफिक वेयरहाउसेस है जो कहां पर होता है, ज्यादातर पोर्ट अथॉरिटी पे होता है। और क्यों होता है,
कि जो भी गुड्स अनलोड हुआ है पोर्ट अथॉरिटी पे, ये बॉन्डेड वेयर हाउस में आप वहां पर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। कब तक रख सकते हो, जब तक आपका कस्टम ड्यूटी क्लियर नहीं हो गया ना। पहले कैलकुलेशन वगैरह में टाइम लगता है, वो पूरा सब गुड्स देखेंगे, चेक करेंगे, क्वालिटी देखेंगे, प्राइस देखेंगे, फिर बताएंगे कि कितना कस्टम ड्यूटी आपको पे करने को आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर कस्टम ड्यूटी जब आप पे कर दोगे, देन यू कैन टेक अवे दैट गुड्स। ठीक है। These warehouse work under the control of custom authority. तो custom authority जैसा बोलते हैं वैसा ये लोग करते हैं। The warehouse keeper is required to give an undertaking or bond that it will not allow the goods to be removed without the consent of the custom authority. तो यहाँ पर कस्टम अथॉरिटी का इनके साथ में एक एग्रीमेंट होता है कि जब तक कस्टम अथॉरिटी नहीं बोलेगी तब तक ये गुड्स को रिलीज नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, उसी जगह पे रहने देंगे। ठीक है। The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty. बिना कस्टम ड्यूटी पे किए आप वहां से गुड्स ले जा सकते नहीं है। If an importer is unable or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival of the goods, he can store the goods in the bonded warehouse. अभी सपोज ऐसा हो गया कि गुड्स आपने इंपोर्ट किया था, आपका माल आ गया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बोलते हैं कि 15 दिन 1 महीना रुकेंगे तो फिर पैसा आ जाएगा। तो उतने पीरियड के लिए आप इन बॉन्डेड वेयरहाउस में अपने गुड्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ही कैन विड्रॉ द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट बाय पेइंग द कस्टम ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली। तो थोड़ा थोड़ा करके पे करके वो थोड़ा थोड़ा गुड्स क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है एज पर हिज कैपेसिटी। सो बॉन्डेड वेयरहाउस हमने देखा, इसका एग्रीमेंट कस्टम अथॉरिटी के साथ में है। आप अगर ज्यादा समय तक उसमें गुड्स रखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर फीस पे करके रख भी सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में आप कस्टम ड्यूटी पे करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट दे देकर आप अपना उस वैल्यू का गुड्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी पेड वेयरहाउस। ड्यूटी पेड, ड्यूटी मतलब वही टैक्सेस टाइप का। ठीक है। If an importer faces any problem in transportation of goods after making payment of duty, then the goods can be stored at a duty paid warehouse. मतलब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ द ड्यूटी, मतलब वो जो ड्यूटी वगैरह उसको जो टैक्स भरना था उसने भर दिया, लेकिन अभी उसके पास कोई साधन नहीं है ऐसा कि वो लेकर के जाए, है ना, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो कुछ समय और रखना चाहता है। तो ऐसे चीज के लिए अभी देखो, जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया था तब तक तो बॉन्डेड वेयरहाउस था, आपने बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा, लेकिन एक बार आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया तो बॉन्डेड वेयरहाउस का काम खत्म हो गया। अब वो गुड्स को क्यों रखेंगे भाई, तब फिर भी आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आप बोलते हो कि नहीं मुझे और 8-10 दिन दीजिए, मैं ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करूंगा फिर गुड्स लेकर के जाऊंगा, तो उस समय के लिए आप कहां पर जाएंगे, आप जाएंगे ड्यूटी पेड वेयरहाउस में, वहां पर आपको गुड्स रखना है। ठीक है। All duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers. सारे importers को क्या है, अवेलेबल है, कोई भी एक स्मॉल फिजिबल अमाउंट पे करके वहां पर अपने गुड्स को रख सकता है। ड्यूटी पेड वेयरहाउस हेल्प द इंपोर्टर एज प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स इज टेकन। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखा जाता है गुड्स का, वहां पे प्रोसेसिंग होता है ऑफ द गुड्स कैन बी डन लाइक स्टोरिंग, रीपैकिंग एटसेट्रा। सच वेयरहाउसेस आर मोर यूजफुल फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। कभी कभी कैसा होता है कि हमने एक कंट्री से गुड्स इंपोर्ट किया है ना, वही गुड्स थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद हमको दूसरे कंट्री में क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्यों उसको अपने फैक्ट्री में लेकर के आए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसे भी जाएगा, तो बेटर एक काम करो ना, वहीं पर प्रोसेसिंग करो, वहां पर ही रीपैकिंग करो, जो लेबल आपको लगाना है वो लगा करके प्रोसेसिंग करके वहीं से एक्सपोर्ट कर दो। तो इससे क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करके तुरंत प्रोसेसिंग करके हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये काम ड्यूटी पेड वेयरहाउस में किया जा सकता है। दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट डॉक एरिया। तो जो पोर्ट अथॉरिटीज रहता है उसके आसपास ही ड्यूटी पेड वेयरहाउस भी होते हैं। गवर्नमेंट वेयरहाउस, विच वेयरहाउस, गवर्नमेंट वेयरहाउस। These warehouses are owned, managed and controlled by central or state government or public authorities. It is difficult for small farmer, businessman, trader to own a warehouse. सही बात है, छोटे छोटे जो फार्मर है, बिजनेसमैन है, उनके लिए वेयरहाउस खुद का क्रिएट करना बनाना बहुत महंगा पड़ता है कि नहीं। So these government warehouse assist them in storing their goods at nominal charges. तो ये क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वेयरहाउस है तो इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है,
फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो ये बहुत ही कम रेट में ऐसे जो स्मॉल फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, इनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे CWC है, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन SWC एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI आर हैविंग वेयर हाउसेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड कंट्री। इनके बहुत सारे वेयर हाउसेस ऑलरेडी हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस क्या हो जाता है भाई, जो सेम वर्क करने वाले लोग हैं उन्होंने मिलकर के क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल एक विलेज में या एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनका जो फार्मिंग प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक पोटैटोज है, अनियन है, शुगर केन है, व्हीट है, राइस है, ये जो भी प्रोड्यूस होता है, सो दे डोंट हैव वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो फार्मर है ना, मिलके डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अपने पूरे विलेज के लिए या अपने पूरे एरिया के लिए हम एक वेयर हाउसिंग क्रिएट करते हैं। तो सब मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, सबका पैसा उसमें लगेगा और उस सोसाइटी के द्वारा कोऑपरेटिव वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ये जो भी सेम कैटेगरी वाले पब्लिक है ना, ये अपने अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो दीज वेयर हाउस आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा है ना लोगों ने मिलकर अपने लिए वेयर हाउस क्रिएट किया है, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, है ना, ये क्योंकि मेंबर्स के लिए ही है, हमने ही बनाया हुआ है, तो बहुत ही सस्ते रेट में ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ वेयर हाउसेस आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक। उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही चीप रेट पे आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। जैसे कि मैंने बताया, कुछ कमोडिटीज, आर्टिकल्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं और उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी या डीप फ्रीज पॉइंट चाहिए उनको, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट एटसेट्रा। तो इनको क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। In cold storage warehouses, goods are stored and refrigerated at very low temperature so as to preserve them and use them in future. उनको प्रिजर्व किया जा सके, फ्यूचर में यूज किया जा सके, इसके लिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू दिस वेयरहाउसेस, और इन वेयरहाउसेस की वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। वी हैव स्टार्टेड विद बॉन्डेड वेयरहाउस, सॉरी नॉट बॉन्डेड, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट पॉइंट प्राइवेट वेयरहाउस से, सेकंड वन वाज पब्लिक वेयरहाउस, देन बॉन्डेड वेयरहाउस, ड्यूटी पेड वेयरहाउस, गवर्नमेंट वेयरहाउस, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। सो आई डोंट थिंक इसमें कहीं पर किसी को कुछ डाउट है, बहुत ही सिंपल था, एक एक का मीनिंग हमने देखा। Now moving towards communication, very easy part but omitted for the current year. Communication किससे related है, मीनिंग देख लेते हैं। So communication का मीनिंग देखिए, communication is an art of exchanging idea, fact, information etc. from one person or entity to another. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन पास करने का जो कला है, आर्ट है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ पासिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम, किसकी बात करें हम लोग, विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम टर्म्ड एज कम्युनिकेशन। अगर किसी मोड का, किसी टूल का इस्तेमाल हम करते हैं इस कम्युनिकेशन के लिए, है ना, उसी कम्युनिकेशन बोलते हैं। Communication is very simple process where messages is being transferred from sender to the receiver. The receiver, after receiving the message, understood it in the desired form and then act accordingly. अब ये important है यहाँ पर। When communication is completed, जब रिसीवर को वो मैसेज मिला जो आपने दिया, मिलने के बाद उसी ने उसको उसी फॉर्म में समझा जैसे आप समझाना चाहते थे, मतलब उसने उसका गलत मतलब नहीं निकाला, जो आप बोलना चाहते थे वो उसने सेम समझा है। अगर ये कम्युनिकेशन पूरा होता है डिजायर्ड मैनर में, तभी उसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेशन बोला जाएगा। लेकिन आपने बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, क्या उसे कम्युनिकेशन बोला जाएगा, आंसर इज नो, ठीक है।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखो पोस्टल सर्विसेज आ जाता है, फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो मॉडर्न मीन्स है आजकल की तारीख में, तो पोस्टल आपको मालूम है पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो लिखा है मेल सर्विसेज, देन वी हैव स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, मनी रेमिटेंस सर्विसेज, रिटेल सर्विसेज। ये 4 टाइप के सर्विसेज हमारे पास हैं, टाइप्स। तो मेल सर्विसेज में देखो पहला कैसा है, इनलैंड। इनलैंड का मतलब क्या हो जाता है, जो विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द नेशन जो भी लेटर हम ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनलैंड। एनवलप, लेटर को जिसमें पुट किया जाता है वो एनवलप हो गया। पार्सल, जो भी कोई कमोडिटी आपको सेंड करना रहता है ना, तो उसको आप पैक करके रैप करके सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं पार्सल। बुक पोस्ट, बुक पोस्ट क्या होता है, कोई आपको टेक्स्ट बुक है या कोई बुकलेट है उसको आपको सेंड करना है, तो विदाउट पुटिंग दैट इन दी एनवलप, एनवलप में डाले बगैर आप सिर्फ उसके ऊपर एड्रेस लिख करके बुक पोस्ट कर दोगे ना, तो आपको एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, वो टिकट लगा देंगे और वो बुक पोस्ट हो जाएगा। तो आपको इसको एनवलप में पुट करने की जरूरत नहीं है। तो बुक पोस्ट वैसा काम करता है। स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस क्या है, जैसे बिजनेस पोस्ट है, तो बिजनेसमैन वालों के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ कंसेशन वगैरह देते हैं, कम प्राइस में आपकी जो भी पोस्टल सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। लॉजिस्टिक पोस्टेज, लॉजिस्टिक क्या है, ये क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एन एफिशिएंट सोल्यूशन व्हिच मैनेजेस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, पोस्टल सर्विस मैनेज करता है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है ना, पूरा मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम कलेक्शन टू स्टोरेज, कलेक्ट करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना, सारा काम ये करता है आपके लिए। तो ये लॉजिस्टिक पोस्ट है। बिल मेल सर्विस, अभी बिल मेल सर्विस क्या है, communication in the nature of financial statement, bills, monthly accounts, bills, or any such other items of similar nature may be posted by a service provider to customer। अभी ये वही बात हो गई कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे म्यूचुअल फंड एजेंसी है। अभी म्यूचुअल फंड वालों को क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन करने के बाद एक लेटर जो म्यूचुअल फंड का ओनर है उसको सेंड करना पड़ता है, क्लाइंट को सेंड करना पड़ता है ना। तो इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हो जाता है पोस्टल अथॉरिटी के साथ, बिल मेल सर्विसेज, मतलब हर बार ये जो बिल वगैरह है वो लोग सेंड करेंगे और कम प्राइस में करेंगे, ठीक है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल टू बी पोस्टेड एट अ टाइम इज 5000, कम से कम 5000 क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है उनके। मनी रेमिटेंस सर्विसेज, मतलब पैसा आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए देखो पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, आप ईएमओ करा सकते हैं जाके पोस्ट ऑफिस में। इंस्टेंट मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, तो तुरंत आपका क्या होगा, पैसा आप जहां भेजना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाएगा। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, नाम से ही समझ में आता है, आपको फॉरेन में अगर पैसे भेजने हैं तो इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ रिटेल सर्विसेज है, जैसे रिटेल पोस्ट। रिटेल पोस्ट मतलब क्या हो गया, रिटेल पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफर कन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक बाय मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन देयर vicinity through selected post office। Under retail post a range of services are offered including the collection of electricity bill, collection of taxes, है ना। आप देखो अभी जैसे टाटा या रिलायंस वाले हैं, इनका जो बिल आता है लाइट का, आप पोस्ट ऑफिस में जाके पे कर सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे सर्विसेज हैं, बिल कलेक्ट करना, या आपके एरिया में कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए काम करना है कलेक्शन वगैरह का, तो ऐसे काम ये करते हैं रिटेल पोस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है ई पोस्ट। ई पोस्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड ई पोस्ट सर्विसेज। थ्रू ई पोस्ट कस्टमर कैन सेंड देयर मैसेज टू एनी एड्रेस इन इंडिया विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लस फिजिकल डिलीवरी। ई पोस्ट सेंड्स मैसेजेस as a soft copy through internet, and at the destination it will be delivered to the addressee in the form of a hard copy। मतलब यहां से सपोज आपने किसी को क्या किया, ईमेल कर दिया, सॉफ्ट कॉपी भेज दी, तो जो डेस्टिनेशन में पोस्ट ऑफिस होगा ना, वो उसका प्रिंट आउट निकाल करके घर पे सेंड कर देगा, मतलब हार्ड कॉपी। तो कम समय में हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ई पोस्ट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड
by the corporate customer by having a business agreement with the India Post. तो ये बिजनेस, आजकल तो कैसा सब ईमेल होता है और सबके घर पे प्रिंटर होता है ना, तो अब ये इतना नीडेड नहीं है. कॉर्पोरेट कस्टमर्स विल गेट स्पेशल ई पोस्ट रेट एंड अदर वैल्यू एडिशंस. तो कॉर्पोरेट कस्टमर रहेंगे, उनका बल्क सर्विसेज रहता है, तो उनको इसमें कम प्राइस में भी काम हो जाता है. उसके बाद मॉडर्न मींस देखो, कुरियर सर्विस आपको ऑलरेडी मालूम है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कुरियर्स वगैरह बेचते हैं. इंटरनेट, ये आपको मालूम है कम्युनिकेशन के बारे में. ईमेल इंटरनेट पे ही एक पार्ट है. ठीक है, तो डन विद दिस चैप्टर. बाकी ये जो भी डिस्टिंग्विश में दिया गया है, ऑल डिस्टिंग्विश आर इंपॉर्टेंट. तो ये सारे डिस्टिंग्विश, ये आपका असाइनमेंट है, आपको कंप्लीट करना है, लिखना है, एटलीस्ट राइट इट 2 टाइम्स. तो सारे डिस्टिंग्विश आप कंप्लीट करेंगे और बाय हार्ट करेंगे. इसमें से जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का पार्ट है, आप उसे ओमिट कर दीजिए. नो नीड टू बाय हार्ट फॉर द करंट ईयर. ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग आपको कंप्लीट करना है. So thanks a lot for watching. Meet you in the next episode with a new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. ठीक है.